पाकिस्तान का शहर गुजरात एक पुराना शहर है जहां पंजाब की तारीख के बड़े फैसले हुए। क्या ये शहर मुगल दौर में बसाया गया था या इससे पहले भी ये शहर मौजूद था? दरिया चिनाब ने कैसे सदियों इस शहर की तारीख के धारे को मोड़ा? जंगजुओं का ये शहर जीटी रोड के किनारे कैसे एक ट्रेड सेंटर बना? यहाँ होने वाली जंगों ने पंजाब बल्कि बरे सगीर की तारीख का रुख भी मोड़ कर रख दिया। सोनी माहिवाल की कहानी ने कैसे इस शहर को पंजाब की किस्सा गोई में अमर कर दिया? गुजरात के लोग इतनी बड़ी तादाद में बैरून मुल्क सेटल क्यों हुए? गुजरात की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान का शहर गुजरात एक पुराना और कदीम शहर है। इस शहर की तारीख पंजाब की तारीख से भी जुड़ी है और फिर यहाँ होने वाली सियासी तब्दीलियों से भी। पुराने वक्तों से ये शहर एक बड़ा सिटी सेंटर रहा है। इस शहर ने कई दौर देखे। ज़माने कदीम से यहाँ लोग आबाद थे। कभी यह राजा पोरस की राजधानी थी। बाबर से लेकर जितने हमलावर आए वो सब काबुल से बरास्ता गुजरात ही लाहौर और दिल्ली पहुंचे। मुगलों को ये जगह इमारतें बनाने के लिए पसंद आई तो उन्होंने यहाँ कई यादगारें बना छोड़ी। सिखों के दौर में यहाँ होने वाली जंगों ने पंजाब की तारीख का रुख मोड़ा। सिखों ने पंजाब पर कब्जे का आगाज भी यहाँ एक लड़ाई में किया और फिर पंजाब को खोया भी यहाँ की ही एक लड़ाई में। अंग्रेजों ने इस जमीन की जरखेजी देखी तो नहरें बना दी और इसे ज़राअत का एक सेंटर बना दिया। ये शहर सूफिया का भी है और जंगजुओं का भी। सोनी माहिवाल के प्यार की कहानी भी यहाँ ही बढ़ी। सबसे अहम चीज यहाँ की तारीख है जो कि बहुत गैर मामूली है और इस वीडियो में इसी तारीख की बात होगी। गुजरात का इलाका चज दोआब का हिस्सा है क्योंकि ये दो दरियाओं चिनाब और झेलम के दरमियान वाक़ है। ये गुजरांवाला और सियालकोट के साथ पंजाब के जरखेज तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। गुजरात की तारीख दरिया चिनाब की तारीख से भी जुड़ी है। ये शहर इसी दरिया के किनारे आबाद हुआ। दरिया चिनाब पंजाब के 5 पुराने दरियाओं में से है। इसका पुराना नाम अस्कनी था। ये सप्ता सिंधु के 5 दरियाओं में भी शामिल था और उस दौर के भी यहाँ कई आसपास रिमेन्स है। महाभारत में इसका नाम चंद्रा बागा लिखा है जो कि आर्ता देशा का हिस्सा था, जो इन 5 दरियाओं के इलाके का ही नाम था और गुजरात का इलाका इसका हिस्सा था। चंद का लफ्ज चांद से है और आब फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है पानी। चनाब जम्मू कश्मीर से गुजरकर यहाँ पहुंचता है। अब तो इसमें पानी कुछ कम है लेकिन पुराने वक्तों में ये बहुत ही बड़ा दरिया था और अक्सर फौजें इसे पार करती दरिया की लहरों के सुपुर्द हो जाती थी। अलेक्जेंडर से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक हमलावर फौजों को ये दरिया पार करने में सख्त मुश्किलात रहीं, जिसका जिक्र हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। गुजरात की तारीख भी चनाब जितनी पुरानी है और इसने भी इसके पानी की तरह कई उतार चढ़ाव देखे। पहले इस इलाके की तारीख को देख लेते हैं क्योंकि गुजरात का इलाका इसी तारीख से जुड़ा है। गुजरात का ये इलाका कभी राजा पोरस की राजधानी का हिस्सा हुआ करता था। ये अलेक्जेंडर के आने से पहले की बात है। पोरस चज दोआब के इलाके पर हुक्मरानी करता था। अलेक्जेंडर ने जब इस इलाके पर हमला किया तो उसकी पोरस के साथ दरिया झेलम के किनारे मोंग के कस्बे की जगह पर लड़ाई हुई थी जिसे बैटल ऑफ हाइडेस्पस कहा जाता है। 326 बीसी में होने वाली इस लड़ाई में अलेक्जेंडर पोरस की बहादुरी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसकी राजधानी उसे वापस कर दी। पोरस ही इन इलाकों का हुक्मरान रहा। इस लड़ाई के हवाले से मैं एक वीडियो कर चुका हूं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अलेक्जेंडर ने यहाँ करीब ही एक शहर की बुनियाद भी डाली जिसका नाम नकाया था। कहा जाता है कि मौजूदा जलालपुर या मोंग उसी शहर के खंडरात के ऊपर आबाद है। पोरस के बाद ये इलाके चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन एम्पायर के अंडर आ गए और यहाँ अशोका की भी हुक्मरानी रही। इसके बाद ये इलाका इंडो ग्रीक्स किंगडम के अंडर रहा जिसके डिमेट्रियस I ने इन इलाकों पर हुक्मरानी की। ये इलाके पार्थियन सल्तनत में भी रहे और उनका एक राजा गोंडोफारस था जिसने पहली सदी में साल 19 से लेकर साल 46 तक पार्थियन सल्तनत से अलग यहाँ अपनी इंडो पार्थियन किंगडम कायम कर ली थी। 2nd सेंचुरी में पार्थियन दौर में यहाँ के एक राजा का नाम मोगा था जो 120 में यहाँ का हुक्मरान बना, जिसके नाम के सिक्के मोंग से भी मिले। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि इस इलाके में गुजरात शहर का ओरिजिन क्या है। इस हवाले से बहुत सी थ्योरीज हैं। 450 से लेकर 550 के दरमियान यहाँ अलचुन या अलकुनहुन्स के हमलों के दौरान इस शहर का जिक्र मिलता है। अलकुनहुन्स को अलखान या अलखोन भी कहा जाता है और ये सेंट्रल एशिया से आने वाले हमलावर ही थे जिन्होंने
4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के दरमियान यहाँ इलाकों पर हमले किए। डॉक्टर ऑरियल स्टेन का कहना है कि गुजरात का शहर उस दौर में किंगडम ऑफ गरजारा का मेन शहर था। राज तरंगनी में लिखा है कि 883 से लेकर 902 तक यहाँ कश्मीर की उत्पाला डायनेस्टी के संकारा वर्मन ने हमले किया और उसने गरजारा के हुक्मरान अला खाना को शिकस्त दी। एक ख्याल ये भी है कि अला खाना अल खान हुन्स की ही एक वेरिएशन है। एक और ख्याल ये है कि ये अली खान था, जिसके बारे में आज के गुजर ट्राइब्स का कहना है कि वो उनका जद्दे अमजद और गुजरात शहर का फाउंडर था। इन दोनों रवायतों को मिलाकर कुछ अंग्रेज हिस्टोरियंस का यह ख्याल है कि गुजर ट्राइब्स असल में हुन कबाइल के ही डिसेंडेंट हैं। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंगहैम के मुताबिक यहाँ पर शहर एक राजा बच्चन पाल ने 460 BC में आबाद किया था, जो फिर उजड़ गया, लेकिन उसे अली खान ने फिर से आबाद किया, जो गरजारा का महाराजा था। इसके बारे में कहा जाता है कि राजा ने अपनी रानी के साथ चंद दिन यहाँ दरिया चिनाब के किनारे गुजारे। AC एलियट का कहना है कि उसे ये जगह पसंद आई और उसने यहाँ एक बस्ती आबाद करने का हुक्म दिया, जिसका नाम उसने अपनी रानी के नाम पर उदयनगर रखा। यही उदयनगर आगे चलकर गुजरात बन गया। लेकिन इन तमाम रवायतों को मिलाकर भी अगर देखा जाए तो एक बात तय है कि 9th सेंचुरी के अख्ताम और 10th सेंचुरी के आगाज तक गुजरात के इस इलाके को एक शहर की शनाख्त मिलना शुरू हो गई थी। महमूद गजनवी भी अपने हमलों के दौरान यहाँ पर आया। AC एलियट का कहना है कि 1011 में उसने अपने छठे हमले के दौरान यहाँ गुजर नगर पर कब्जा कर लिया था। इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा है कि गुजरात की तारीख का बाकायदा रिकॉर्ड लोधी सल्तनत के दौर में मिलता है, जब बहलोलपुर आबाद किया गया, जो कि गुजरात से 23 मील दूर था। शेर शाह सूरी ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो इन इलाकों का नाम खवासपुर था। ये शेर शाह सूरी के ही एक गवर्नर और रोहतास किले के कमांडर खवास खान के नाम पर था। गुजरात का मौजूदा शहर मुगल बादशाह अकबर के दौर में बना। मुगलों के दौर में ही इस शहर में गुजरात का किला तामीर हुआ। गुजरात के किले को अकबरी फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करवाया था। कहा जाता है कि किला इससे पहले भी मौजूद था, लेकिन इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद अकबर के दौर की है। AC एलियट, जो अंग्रेज दौर में गुजरात के डिप्टी कमिश्नर रहे, उनका यह कहना है कि मुगल बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया था कि गुजरात के शहर को बनाया जाए और 1580 के करीब इसकी तामीर हुई। गुजरात का शहर भी किले की दीवारों के अंदर था और इसके 5 दरवाजे थे, जिनमें शाहदौला गेट, काबुली गेट, शीशियां वाला गेट और कलरी गेट या शाह फैसल गेट शामिल थे। इनमें सिर्फ शाहदौला गेट बचा है, जो कि 17th सेंचुरी के बुजुर्ग कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई के नाम पर है। उनका मज़ार भी इसी के नज़दीक वाक़ है। इस किले के अलावा भी गुजरात शहर में मुगल दौर की कई इमारत मिलती हैं, जिनमें अकबरी हमाम, मस्जिद हाफिज हयात, शाही मस्जिद कलादार भी शामिल है। मुगल दौर में यह फौजी लिहाज से तो अहम था ही, लेकिन इस शहर की अहमियत उस वक्त तिजारत और सफ़र के लिए भी बहुत थी, क्योंकि यह शहर GT रोड के किनारे था। GT रोड एक तवील और कदीम रास्ता है, जो उस वक्त सल्तनत के रास्तों को मिलाने वाला एक बड़ा कनेक्शन था। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से ज़्यादा थी और ये वो सड़क थी जो एक तरफ कलकत्ता से शुरू होकर दूसरी तरफ काबुल तक को मिलाती थी। गुजरात का शहर इसी सड़क के किनारे था, इसीलिए यह शहर एक अहम ट्रेड सेंटर बन गया। मुगलों के लिए यह शहर इसलिए भी अहम था क्योंकि वो यहाँ से गुजरकर कश्मीर जाते थे। जब मुगल बादशाह जहांगीर का कश्मीर से वापसी पर इंतकाल हुआ था तो उसके इंतकाल की खबर को कई रोज छुपाया गया। उस जमाने में मैयत को खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदरूनी आज़ा को निकालकर बाकी मैयत को बचाया जाता था। इस तरीकाकार को एवेसिरेशन कहा जाता है। जब जहांगीर की डेड बॉडी को वापस दिल्ली ले जाया जा रहा था तो उसकी अंतड़ियों को निकालकर यहाँ गुजरात के करीब ही दफन किया गया। यहाँ पर हर साल उसके नाम का मेला भी लगता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इस शहर का नाम गुजरात कैसे पड़ा। मुगल बादशाह अकबर ने जब यहाँ किला बनाने का फैसला किया था तो गुजरों और जाटों के दरमियान यहाँ पर दुश्मनी थी और बादशाह अकबर इससे वाकिफ था। उसने कहा कि जो कबीला ज्यादा हिस्सा डालेगा उसके पास इस किले का कंट्रोल होगा। इस इलाके के जाटों ने अकबर की माली ताउन की इस तजवीज से इत्तफाक नहीं किया। शहनशाह ने गुजरों से पूछा तो उन्होंने हामी भर ली। यूं जब गुजरात में किला तामीर हुआ तो आसपास के रहने वाले जो गुज्जर ट्राइब्स थे उनको किले के अंदर रहने की इजाज़त दे दी गई और वो यहाँ सेटल हो गए। ये गुज्जर कई सदियों से इन आसपास के इलाकों में आबाद थे। इन्हीं गुजरों के यहाँ शहर में आबाद होने की वजह से इसका नाम गुजरात पड़ गया। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि बादशाह अकबर जब कश्मीर गया तो उसने दरिया किनारे एक किला बनाने का कहा और यहाँ आसपास बसने वाले गुजरों को लाकर आबाद किया गया।
इसे एक अलग से परगना भी बना दिया गया और इन गुजरों की वजह से ही इसे गुजरात का नाम दिया गया। परगना रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुगल टैक्स सिस्टम का एक यूनिट हुआ करता था। गुजरात शहर पंजाब की तरफ आने वाले हमलावरों के रास्ते में भी रहा, इसीलिए इस शहर पर बार बार हमले होते रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद 1739 में यहाँ नादिर शाह का हमला हुआ और उसने भी गुजरात में खासी तबाही मचाई। नादिर शाह 2,70,000 की फौज लेकर यहाँ हमलावर हुआ था। उसकी फौजों ने लाहौर की तरफ बढ़ते हुए शाहदौला के मज़ार के करीब दरियाए चनाब को पार किया और शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने अपने एक जनरल मिर्जा नूर बेग को यहाँ का इंचार्ज बनाया और खुद आगे बढ़ गया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली भी जब हिंदुस्तान पर उसने हमले शुरू किए तो यही शहर उसके रास्ते में भी था। उसने भी आते जाते इस शहर पर हमले किए और इसे लूटता रहा। अहमद शाह अब्दाली के हाथों 1748 से 1767 तक इस शहर ने 8 मरतबा उसके हमले से है। इसी दौरान इस शहर पर गखड़ों ने कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के हमलों के वक्त मुगलों की डिक्लाइन के दिन थे और पंजाब एक ओपन बैटल ग्राउंड बना हुआ था जिस पर कब्जे के लिए सिख, अंग्रेज, मराठे, अफगान और मुगल भी कोशिश कर रहे थे। जब गखड़ों ने यहाँ पर कब्जा किया तो यहाँ एक ऐसी लड़ाई हुई जो पंजाब पर सिखों के कब्जे के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। सुल्तान मुकर्रब खान गखड़ों का लीडर था जब यह शहर उनके पास आया। वो इससे पहले अहमद शाह अब्दाली का एलाय भी था। उस वक्त सिख जत्थों ने पंजाब में ताकत पकड़ना शुरू कर दी थी। वो अहमद शाह अब्दाली के हमलों में शुरू की शिकस्तों के बाद संभल गए थे और उन्होंने इसके खिलाफ गुरीला वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी अपना ली थी। इन सिख जत्थों के अपने अपने इलाके थे जिनमें इनका असर व रसूख था। इन सिख जत्थों को मिसलें भी कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली के वापस जाते ही सिख जत्थों के हमले तेज हो जाते और वो इसके एलाइज को भी निशाना बनाते। जब सुल्तान मुकर्रब खान ने गुजरात पर कब्जा किया तो सिखों की नजर इस शहर पर थी। ये शहर अहमद शाह अब्दाली के हमलों के रास्ते में भी था और इसीलिए इसका कंट्रोल अहम था। 1765 में जलालपुर जटा के चौधरी रहमत खान वड़ैच ने भंगी मिसल के सरदार गुज्जर सिंह भंगी को खत लिखा और उसे गुजरात पर हमले की दावत दे दी। सुल्तान मुकर्रब खान उसका राइवल भी था। चौधरी रहमत वड़ैच इससे पहले आदीना बेग का भी एलाय था जो 1758 में पंजाब का पहला मकामी हुक्मरान बना। उसने यहाँ सिख जत्थों और मराठों की मदद से अपनी हुकूमत कायम की थी और यहाँ के मकामी जिम्मेदारों की मदद से एक फौज भी तैयार की थी। आदीना बेग के हवाले से भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। शायद ये पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा टर्न था। इससे पहले अलायंसेस की बुनियाद धर्म या मजहब की बुनियाद पर हुआ करती थी। किसी भी मिलिट्री या पॉलिटिकल अलायंस के लिए मजहब बहुत अहम होता था, लेकिन शायद 17वीं सेंचुरी के मिडल तक हालात बहुत बदल चुके थे। अहमद शाह अब्दाली के हमलों से यहाँ के मुसलमान भी तंग थे। रहमत खान वड़ैच की इस दावत ने इस कॉन्फ्लिक्ट के डायनामिक्स को बहुत हद तक बदल दिया। रहमत खान वड़ैच के एक साथी दीवान शिवनाथ दास, जिसका ताल्लुक जलालपुर जटा से था, उसने भी सिखों की हिमायत का फैसला कर लिया। गुज्जर सिंह भंगी ने इस दावत पर गुजरात की तरफ बढ़ने का फैसला किया। उसकी फौज ने आगे बढ़ते हुए वजीराबाद, एमनाबाद और सोदरा पर भी कब्जा कर लिया। जब वो गुजरात पहुंचा तो चौधरी रहमत खान वड़ैच की फौज भी उसके साथ मिल गई। इन दोनों फौजों ने मिलकर सुल्तान मुकर्रब खान की फौज का मुकाबला किया। ये लड़ाई गुजरात के किले की दीवारों के बाहर हुई, जिसमें सुल्तान मुकर्रब खान ने रेजिस्टेंस तो बहुत दी, लेकिन उसे इस जंग में शिकस्त हो गई। लड़ाई में शिकस्त के बाद वो गुजरात किले में महसूर हो गया। अब सिखों ने गुजरात के किले का मुहासरा कर लिया और उन्होंने सुल्तान मुकर्रब खान की सप्लाई लाइंस को बंद कर दिया। मुकर्रब खान के लिए ये सूरत हाल बहुत ही मुश्किल हो गई। कहते हैं मुकर्रब खान ने किले को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक हाथी पर वो सवार हुआ और उसने एक नाला जो कि कुंजा के करीब था उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसका कुछ पता ना चला। एक और रवायत यह है कि इस शिकस्त के बाद उसके अपने कबीले के लोग उसके खिलाफ हो गए थे और डोमेली के सरदार हिम्मत खान ने उसे कैद कर लिया और फिर कत्ल करवा दिया। गुज्जर सिंह ने फरवाला किले के अलावा पोठोहार के भी बेशतर इलाके कब्जे में ले लिए। गुज्जर सिंह का इंतकाल 1788 में हुआ। उसके बाद उसका बेटा साहिब सिंह, उसके पास इस इलाके का कंट्रोल आया, लेकिन उसकी पहले महान सिंह और फिर उसके बेटे रंजीत सिंह के साथ लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1798 में उसने रंजीत सिंह की अतात कबूल कर ली। 1810 तक ये शहर भंगी सरदारों से मुकम्मल तौर पर रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ गया था। गुजरात की एक और मशहूर लड़ाई वो थी जिसे बैटल ऑफ गुजरात कहा जाता है। इसमें सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा पंजाब सिखों के हाथों से निकल गया। रंजीत सिंह के इंतकाल के चंद साल बाद ही 1845-46 में होने वाली पहली एंग्लो सिख वॉर्स में सिखों की शिकस्त के बाद पंजाब का एक बड़ा हिस्सा उस वक्त खालसा सरकार के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के पास जा चुका था। अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर दरबार में आकर बैठ गया था।
इसी दौरान सिख सरदार शेर सिंह अटारी वाला ने बगावत कर दी और 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स का आगाज हो गया। सरदार शेर सिंह अटारी वाला की बगावत के बाद अंग्रेज फौज से पहले उसकी लड़ाइयां रामनगर और सादुल्लापुर में हुई। इसके बाद दोनों फौजों का आमना सामना 13 जनवरी 1849 को गुजरात के करीब चीलियांवाला के मैदान में हुआ, जहां एक तारीखी लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई को पंजाबी फौज की मज़ाहमत का आखिरी मोर्चा भी कहा जाता है। इसके बाद दोनों फौजों का अगला आमना सामना गुजरात में हुआ था और गुजरात की ये लड़ाई इन दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स में एक डिसाइसिव बैटल थी। शेर सिंह अटारी वाला की कमांड में जब पंजाबी फौज चीलियांवाला से गुजरात पहुंची तो उनका पड़ाव दरिया चनाब से सिर्फ 5 मील दूर था। अंग्रेज की फौज भी चीलियांवाला से यहां पहुंची। दोनों के दरमियान यहां लड़ाई 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। गुजरात की इस लड़ाई को तोपों की लड़ाई या बैटल ऑफ गन्स कहा जाता है। अंग्रेज की फौज टेक्निकली सुपीरियर थी, उनके पास तोपें भी ज्यादा थी। गुजरात के करीब इलाकों छोटा कालरा, बड़ा कालरा में अंग्रेजों और पंजाबी फौज के दरमियान 10 ब 10 लड़ाई होती रही। इस लड़ाई में दोनों तरफ की कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा थी। इस लड़ाई में शामिल एक अंग्रेज अफसर एडवर्ड जोसेफ थैकवेल ने खुद लिखा कि चीलियांवाला की तरह यहाँ भी पंजाबी फौज गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। वो एक हाथ से बेयोनेट को रोक रहे थे और दूसरे हाथ से तलवारों से हमला करते थे। इस सब के बावजूद सिख फौज इस जंग में शिकस्त खा गई। शेर सिंह के 2000 सिपाही मैदान जंग में मारे गए। इस जंग के बाद 14 मार्च को रावलपिंडी में शेर सिंह अटारी वाला ने अपनी फौज समेत ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरेंडर कर दिया। ये वो जंग थी जिसने पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा मुकम्मल कर दिया और खालसा राज का पंजाब से खात्मा हो गया और पंजाब ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। इस जंग ने न सिर्फ पंजाब बल्कि बरे सगीर पर भी अंग्रेजों का कब्जा मुकम्मल कर दिया। इस तरह गुजरात ही वो जगह थी जहां लड़ाई के बाद बरे सगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। गुजरात इस लड़ाई के बाद अंग्रेज सरकार के पास चला गया। इस लड़ाई के हवाले से भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अंग्रेज दौर में गुजरात में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की गई। जब ये अंग्रेजों के पास आया तो उस वक्त का जिला गुजरात चनाब और झेलम के दरमियान बेशतर इलाकों पर फैला हुआ था। फिर शाहपुर में हेडक्वार्टर बनाकर इसके कुछ इलाकों को अलग किया गया। इसके बाद 1857 में कुछ इलाके सियालकोट में शामिल कर दिए गए। यहाँ सिख और हिंदू बड़ी तादाद में आबाद थे। जब 1947 की तकसीम हुई तो यहाँ से सिख और हिंदू आबादी हिंदुस्तान चली गई और इसी तरह भारत से आने वाले बहुत से मुसलमान यहाँ आकर आबाद हुए। गुजरात से जाने वाले जाते जाते यहाँ बहुत सी यादगारें छोड़ गए, जिनमें राम प्यारी महल जो कि राजा सुंदरदास ने बनवाया था, इसके साथ कुंजा बारादरी जो कि कृपा राम दीवान ने बनवाई थी और वो सिख दौर में कश्मीर का गवर्नर था। इसके अलावा भी कई गुरुद्वारों और समाधियों की भी यहाँ पर रिमेन्स हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह भी कश्मीर से वापसी पर यहाँ पर आए थे और उनके नाम का गुरुद्वारा भी यहाँ था। गुजरात के इलाके से जुड़ी एक बड़ी दास्तान सोहनी महिवाल की है, जिसे पंजाब की किस्सा गोई की रवायत ने अमर कर दिया। ये हीर रांझा, मिर्जा साहिबा, सस्सी पन्नू की तरह एक ऐसी दास्तान है जिसके हवाले आज भी दिए जाते हैं। इस किस्से का दौर 18th सेंचुरी का बताया जाता है। सोनी का बाप एक कुम्हार था और गुजरात का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसका बाप दरिया चनाब के किनारे राम प्यारी महल के नजदीक ही कहीं रहता था और सोनी अपने बाप के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों पर फूल बूटे बनाकर उसके काम में उसकी मदद करती थी। माहिवाल का नाम इज्जत बेग था और वो गुजरात के खाते पीते घराने से था। बेग उस जमाने में नोबिलिटी का टाइटल हुआ करता था। उसने एक दफा सोनी को देख लिया और फिर देखता ही रह गया। वो उससे बर्तन खरीदने के बहाने हर रोज मिलने चला जाता। सोनी भी उसे दिल दे बैठी। माहिवाल ने सब कुछ छोड़कर उसके करीब रहने के लिए सोनी के बाप की ही नौकरी कर ली और वो उनकी भैंसें चराने भी निकल जाता था, जिसकी वजह से ही इसे माहिवाल यानी भैंस चराने वाला जो है वो कहा जाने लगा। जब सोनी माहिवाल की इस लव स्टोरी का पता सोनी के घर वालों को चला तो उन्होंने उसकी शादी बरादरी में किसी और से कर दी। सोनी की डोली उठ गई। माहिवाल ने इस गम में दुनिया छोड़ दी और फकीर बन गया। वो दरियाए चनाब के किनारे एक कुल्ली या झोंपड़ी में रहने लगा। रात को जब दुनिया सो जाती तो सोनी और माहिवाल एक दूसरे से मिलते। सोनी घड़े पर बैठकर दरिया पार करती और उससे मिलने आ जाती। उनकी ये मुलाकातें भी दुनिया से छुपी न रही। सोनी की सास और नंद को इसका पता चल गया और उन्होंने उसके घड़े को भी देख लिया, जिस पर बैठकर वो दरियाए चनाब को पार करती और माहिवाल से मिलने जाती। एक रात उन्होंने सोनी के पक्के घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। उस रात जब सोनी ने घड़े पर दरिया पार करने की कोशिश की तो दरिया चनाब की लहरें उसे बहा कर ले गई।
माहिवाल ने जब अपनी सोहनी को यूं डूबता देखा तो उसने भी दरियाए चनाब में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये वो कहानी है जिसके रेफरेंसेस आज भी पॉप कल्चर और मौसीकी में मिलते हैं। इसकी एक मिसाल कोक स्टूडियो का गाना पार चनादे है, जो सोनी माहिवाल की इसी लव स्टोरी के बारे में है। इस कहानी का एक सिंधी वर्जन भी है, लेकिन पंजाब में इस कहानी का मरकज गुजरात का ये शहर ही है। गुजरात में मुस्लिम सूफिया का भी आना रहा और यहाँ की गुजर आबादी को मुसलमान करने में इनका बड़ा अहम किरदार था। इनमें से एक मशहूर बुजुर्ग शाह दौला थे। इनका असल नाम सैयद कबीरुद्दीन था, जो कि 16वीं सेंचुरी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल रहीम खान था। ये बचपन में ही यतीम हो गए थे, लेकिन फिर सियालकोट में एक कानूगो के यहाँ इनकी परवरिश हुई। कुछ बड़े हुए तो वो शाह सैदान सरमस्त की शागिर्दी में आ गए और यूं वो सिलसिला सोहरवर्दिया में शामिल हो गए। वो तबीयतन फकीर थे। जहांगीर के दौर में वो गुजरात आए और फिर यहाँ के ही हो रहे। इनका इंतकाल 1776 में हुआ। इनका मज़ार गुजरात में शाहदौला गेट के नज़दीक है। शाहदौला का यह मज़ार शाहदौला के चूहों की वजह से भी जाना जाता रहा है। शाहदौला के मज़ार से जुड़े इन लोगों को, जिनकी मेडिकल कंडीशन को माइक्रोसीफेली कहा जाता है, यानी उनके सर उनके जिस्म की तरह ग्रो नहीं करते, इनके हवाले से बहुत सी कहानियाँ और लेजेंड हैं। लेकिन ख्याल ये है कि दौले शाह के ये चूहे वो बच्चे थे जिन्हें लोग औलाद की मन्नतों के बाद मज़ार के लिए वक्फ कर जाते थे। इनकी यहाँ मौजूदगी का पहला रिकॉर्ड 1839 में मिलता है, जब शहामत अली ने इनके बारे में लिखा और किस तरह से औलाद के लिए मांगी गई मन्नतों के साथ इनका ताल्लुक था। अंग्रेज दौर में भी इनको स्टडी किया गया। ये कुछ साल पहले तक जीटी रोड के किनारे चंदा और भीख मांगते नजर आते थे। 1969 में जब औकाफ डिपार्टमेंट ने शाहदौला मज़ार का इंतज़ाम संभाला तो इस प्रैक्टिस को रोक दिया गया। 2000 के अवाइल में यह नज़र आना बंद हो गया और इस प्रैक्टिस का भी खात्मा हो गया। गुजरात का शहर अपने फौजी जवानों की वजह से भी मशहूर है। इस जिले के 3 फौजी जवान पाकिस्तान की फौज से निशाने हैदर हासिल कर चुके हैं। इनमें राजा अजीज भट्टी, जिनका ताल्लुक लाडियां से था, मेजर शबीर शरीफ शहीद, इनका ताल्लुक कुंजा से था, और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, जिनका ताल्लुक ढिंगा से था, वो शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक भी गुजरात से ही था। यहाँ के सियासतदान भी मशहूर हैं। गुजरात से पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों में चौधरी फजल इलाही शामिल हैं, जो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। फिर चौधरी ज़हूर इलाही और उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। चौधरी परवेज़ इलाही, जो वज़ीर आला पंजाब रहे। इन सब का ताल्लुक भी इसी ज़िले से। लेकिन गुजरात का एक बड़ा असासा बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जो बरतानिया, अमरीका और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में सेटल हैं। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ के नौजवान अभी भी बाहर जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं और इसी वजह से यहाँ के एजेंट और नौजवान दोनों खबरों में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग बाहर सेटल हैं वो यहाँ की इकोनॉमी के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। पाकिस्तान से बाहर लोगों में गुजरात वो ज़िला है जिसके लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। इनके घर वाले यहाँ हैं और इसी वजह से इनका ताल्लुक इस इलाके और इसकी तारीख से जुड़ा है। ये गुजरात की तारीख का अहवाल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।